हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अध्ययन में लीन होंगे। अब ध्वनि कविता आपकी जो आई है, ये जो ध्वनि कविता है ये भैया आपकी कहाँ से ली गई है? तो ये ध्वनि कविता ली गई है आपकी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनके कविता संग्रह से। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि कविता है। अब इसको हम सबसे पहले इसका हम गायन करेंगे, यानी कि इसको कैसे गाते हैं धुन में आपको गा के सुनाएंगे। फिर हम इसकी आपको भावार्थ यानी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या हम इसकी आपको बताएंगे, एक एक मीनिंग बताएंगे और इसके बाद हम आपको सारे अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। यानी एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, वरना फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है। तो पहले हम आप इसको कैसे गाते हैं आप भी मेरे साथ गाना और बताना कि कैसा लगा। इसके बाद हम आपको व्याख्या बताते हैं। ठीक है, तो निराला जी क्या कहते हैं सुनिएगा। अभी न होगा मेरा अंत, 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 अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कोमल कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियां कोमल कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत साह सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कैसा लगा? ऐसे ही आपको गाना है अपने कॉलेज में, अपनी क्लास में, सबको सुना के सुमधुर संगीत से भर देना है पूरे क्लास को। अब देखो भाई, हम इसका पहले भावार्थ, अब इस कविता में मतलब भावार्थ इसका क्या है भाई, इस कविता को लिखने का तात्पर्य क्या है, क्यों लिखा गया, क्या इसका आशय है इस कविता का। तो वैसे तो आप जानते हैं निराला जी की जो परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, सब निराला की रचनाएं हैं। तो यहां पर इस कविता का मतलब यही है कि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनोहर चित्रण किया। चूंकि निराला जी प्रकृति के सुकुमार कवि बताए जाते हैं, है ना। प्रकृति के सुकुमार कौन है? तो वो निराला जी हैं। तो अब यहां पर अद्भुत वर्णन किया है इस कविता में, उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में निराला जी ने क्या कहा है कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई, अर्थात युवावस्था की शुरुआत हुई है और अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। प्रकृति के बारे में निराला जी कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है, पौधों पर खिली कलियां हैं, अभी तक सोई हुई हैं, कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। और इसी कविता में निराला जी और कहते हैं कि सूरज आसमान में ले जाएंगे, इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे और निराश और परेशान लोगों की जिंदगी में खुशियां और सुख भर देंगे, इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो पूरी कविता का भावार्थ एक एक मीनिंग के साथ आपको सुनना है। तो अभी न होगा मेरा अंत, तो निराला जी कहते हैं ध्वनि कविता में, क्या कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। निराला जी कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है। अंत माने मृत्यु, समाप्ति, आखिरी। ठीक है, तो अभी अभी ही तो आया है। क्या? मेरे वन में, मेरे वन रूपी जीवन में क्या आया है? मृदुल वसंत। मृदुल मीन्स होता है कोमल, वसंत जानते हो आप, वसंत ऋतु, है ना। तो कोमल वसंत अभी अभी हमारे जीवन रूपी वन में आया है और अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? अभी खुशियां आई हमारे जीवन में, अभी अभी तो आया है। कैसे मेरा अंत होगा भाई? मेरा अंत अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन रूपी वन में अभी ही वसंत आया है। हरे हरे ये बात, है ना। कोई युवावस्था में मर जाए, मतलब एक्सीडेंट अलग बात है, लेकिन युवावस्था में भगवान तो नहीं मारता है ना। एक्सीडेंट, बीमारी अलग बात है। तो वो कहते हैं अभी अभी तो वसंत आया, अभी अभी हमारी युवावस्था आई है, अभी मेरा अंत कैसे होगा। हरे हरे ये पात डालियां कोमल कात।
हरे 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 का मतलब होता है ग्रीन ग्रीन, है ना, हरे हरे। पात मीन्स होता है पत्ते। डालियां, ये डालियां और पत्ते सभी हरे भरे हैं। कलियां भी अभी नवीन है। कोमल गात, गात मीन्स होता है शरीर, और अभी कलियों का जो शरीर है बहुत ही कैसा है, कोमल है ना। तो वो क्या कह रहे हैं फिर से समझिएगा कि जो है प्रकृति का जो सुंदर चित्रण इसमें हुआ है ना, वो कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, अर्थात जीवन में सभी तरफ से सुख है। डालियां हरी भरी, कलियां कोमल सी कलियां, उनका कोमल शरीर है, पुष्प है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, कलियां खिली मानो है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष मीन्स क्या होता है प्रातः काल। प्रातः काल, प्रत्यूष मीन्स समझिएगा प्रातः काल होता है। निद्रित मीन्स होता है सोई हुई, निद्रित मीन्स सोई हुई कलियां, सोई हुई। स्वप्न मृदुल कर, मृदुल मीन्स होता है कोमल, स्वप्न अपना स्वप्न, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। वो कहते हैं कि मैं सूरज को यहां खींच लाऊंगा, और क्या करूंगा, सूरज को खींचने के बाद मैं क्या करूंगा भाई, सूरज को खींच लाऊंगा और फिर क्या करूंगा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब देखिए सूरज को खींच कर क्या करेंगे, प्रातः काल कर देंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या बताते हैं कि जो है पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है जब सूरज आता है। ठीक वैसे निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में निराला जी क्या कर रहे हैं, जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हरे हरे ये पात, आप देखो जीवन में निराशा नहीं है, जीवन चारों तरफ से हरा भरा है। अगर आप खुशियां ढूंढना चाहें तो आप जीवन में खुशियां ढूंढ सकते हैं। ये खुशियां डालियां कलियां, जैसे एक जंगल में डालियां कलियां, एक नए जंगल नए वृक्ष में डालियां कलियां कोमल शरीर होता है, ऐसे ही आपका भी जीवन कोमल शरीर की तरह है, कोमल जंगल की तरह है। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी कि वो कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, है ना, स्वप्न में मैं स्वप्न रूपी मृदुल कोमल कर से मैं जो सोई हुई अलसाई हुई कलियां हैं, अर्थात जो लोग निराश जीवन से निराश हो गए हैं, मैं उनको जगाऊंगा और प्रत्यूष मीन्स होता प्रातः काल, और मनोहर प्रातः काल लाऊंगा और उनको सुख, उनके जीवन में सुख का संचार करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं प्रत्येक पुष्प से, अर्थात एक एक व्यक्ति से। इस कविता में क्या कहा कि वसंत रूपी उम्मीद बनकर, पंक्तियों में जो कवि है, कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं, यानी पुष्प पुष्प से। अब यहां देखो पुष्प मीन्स क्या होता है, हर एक व्यक्ति, हर एक वो व्यक्ति जो अलसाया हुआ है उसको यहां पर पुष्प कहा गया है। तो निराला जी कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, यानी प्रत्येक निराश व्यक्ति से। तंद्रालस माने नींद में सोई हुई, नींद में अलसाए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं, तंद्रालस, नींद में अलसाया हुआ उसको कहते हैं तंद्रालस। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस, जो नींद में प्रत्येक पुष्प रूपी जो मनुष्य है, मानव है, जो तंद्रालस अर्थात नींद के आलस में सोया हुआ है, लालसा खींच लूंगा मैं लालसा मीन्स होता है इच्छा आकांक्षा जीने की चाह, मैं जो उदास हो चुके हैं उनमें चाह मैं खींचकर भर दूंगा, और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने नवजीवन रूपी अमृत को, सहर्ष मीन्स होता है हर्ष पूर्वक, मैं अपने नवजीवन रूपी अमृत को सहर्ष हर्ष पूर्वक मैं उस अमृत से सभी लोगों को सिंचित कर दूंगा, यानी हर पुष्प से आलस उदासी खींचकर उनमें नए जीवन रूपी अमृत को भर दूंगा। क्या करूंगा, नए जीवन रूपी अमृत को भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर निराश लोगों से कहते हैं फिर वो कभी उदास नहीं होंगे। कैसे, क्यों कहते हैं युवा पीढ़ी अगर परिश्रम करेगी मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर लेगी, कभी निराश और उदास नहीं होगी, है ना। तो कहते हैं कि मैं द्वार दिखा दूंगा, कहां द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको वह मेरे वे जहां अनंत। अनंत अर्थात अनंत, यहां अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ही न हो, ठीक है, जिसका कोई अंत ही न हो। और यहां पर कौन से द्वार दिखाने की बात की जा रही है,
जीने की कला, निराश लोगों को जीने की कला, और मनचाहा लक्ष्य मिलेगा तो आनंद का कभी अंत नहीं होगा। और क्या होगा, द्वार दिखा दूंगा, मैं सबको सबके लक्ष्य का द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको अर्थात जो जो निराश हैं उनके जीवन में मैं आशा का संचार करूंगा और उनको अपने लक्ष्य का मार्ग दिखा दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, और मेरे जहां वो अनंत हैं अर्थात ईश्वर हैं, और अनंत का अर्थ ईश्वर होता भी है, ईश्वर भी होता है, और जहां पे अनंत खुशियां हैं, ठीक है, अनंत खुशियां, यहां पे खुशियों की बात कर लो, जहां पे अनंत खुशियां हैं, लक्ष्य की प्राप्ति है, मैं वो उस द्वार को सभी को दिखा दूंगा। ठीक है, सब क्या होगा, आनंद का, और आनंद का द्वार या खुशियों का द्वार मैं दिखा दूंगा, खुशियों का अनंत द्वार दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि लोगों के जीवन में सुख के संचार, आशा के संचार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो कैसी लगी कविता आप जरूर बताइए। और आइए अब कर लेते हैं प्रश्नों को, हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कविता से। अब आप देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। आप चाहें तो रफ वर्क भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप रफ वर्क करके और उसको फेयर पे लिख लेना, है ना, तो नोटबुक में अपने नोट कर लेना। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, तो उत्तर लिखिएगा, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है, उनके अंदर उत्साह है, और क्या है, उमंग है, उनके अंदर उत्साह है, उमंग है, जीने की चाह है ना, तो उनका अंत अभी नहीं होगा। और इनके कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी मर जाती है, उत्साह मर जाता है, उमंग मर जाती है, उल्लास खत्म हो जाता है। परंतु उनके अंदर ये सभी चीजें अभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में स्थित है, इसलिए वह कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे का उत्तर कैसे लेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। तो लिखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। अब आप लिखो, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के, सपनों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि कलियां नई सुबह देख सकें, और फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। ठीक है, फूलों को अनंत तक विकसित करना है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, उन्हें नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। किससे, नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक विकसित हो सकें। अब बात करते हैं कविता से आगे। अब यहां पे तो आपको आपस में वसंत को ऋतुराज क्यों कहते हैं और आपस में चर्चा कीजिए। तो भाई वसंत जो है ऋतुओं का राजा है। इस समय ना तो अधिक जाड़ा और ना तो अधिक गर्मी होती है, और पतझड़ होता है, मौसम खुशनुमा होता है, वृक्षों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, तो इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है ना। बड़ी ही उमंग और पक्षी कलरव करते हैं ऐसा वसंत ऋतु में, तो बड़ा आनंद का ऋतु होता है। अभी जाड़े के बाद वसंत ऋतु आता है ना। तो वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बसंत पंचमी भी तो एक हमारा त्योहार है, तो आप उसी के बारे में लिख दीजिएगा। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब गर्मी आती है तो धूप होती है, और जब धूप होती है तो क्या होता है, हमारे जो हमारी जो स्किन है, जो हमारा त्वचा है, वो हल्की सी गहरे रंग की हो जाती है। और क्या होता है, बहुत ही हमारे चेहरे पर क्या होता है कि भाई कार्बन जम जाता है।
ये, और लू चलने लगती तो गर्मी गर्म हवाएं चलती हैं। तो अब ठंडी में क्या होता है, ठंडी के अलग प्रभाव हैं। तो ये आप इसकी पुष्टि कर दीजिए जीवन। और अगर यदि सर्दी नहीं, फसलों पर भी प्रभाव आपका होगा, जनजीवन पर प्रभाव होगा, है ना, वातावरण पर प्रभाव होगा, तो कई प्रभाव आप लिखेंगे। ऋतु परिवर्तन जैसे फसलों पर यदि गर्मी नहीं होगी तो भी फसलें नहीं होंगी, और जाड़ा नहीं होगा तो भी फसलें नहीं होंगी, बरसात नहीं होगी तो भी फसलें नहीं होंगी, बरसात की फसलें बरसात में होनी है ना। तो उसी प्रकार आप लिखिएगा। फिर अनुमान और कल्पना, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो वसंत का ही बिल्कुल आगमन है, वसंत का आगमन है, होली की बात है। तो यहाँ पे ठीक है, आम कब बौराते हैं, वसंत में ही, तो कोयल गाती है ना। तो लिख दीजिएगा, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? तो आप अपने हिसाब से लिखिए, तो क्योंकि ये आपको लिखना है। फिलहाल मैं आइडिया दे दूंगा आपको कि आप फूलों और पौधों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। फूलों को खाद देंगे, उचित मात्रा में उनको प्रोटीन खनिज वगैरह जो आवश्यकता वो देंगे, पौधों को उचित समय पर पानी देंगे, पौधों पर कीट पतंगों को कीट पतंगे पौधों में ना लगें, इसके लिए आप उसमें समय समय पर कीटनाशकों का भी प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये करिएगा। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए गए कार्यों का किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, है ना, और कोयल वसंत में पौधों को जगा रही हो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य निराश मनुष्य को जगा रहा हो, एक उत्साहित मनुष्य निराश मनुष्य को जगा रहा हो। तो ऐसे भी आप कल्पना करके लिख दीजिएगा। भाषा की बात करें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भाषा व्याकरण आपको बहुत आवश्यक है, यही आपके आगे का काम बढ़िया सा अच्छा करती है। तो यहां देखिएगा, आप हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई। आप समझिए, एक तो हरे हरे है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अर्थात दोबारा आया है। पुष्प में पुष्प फिर आया है, यानी पुनरावृत्ति हुई है। तो एक ही अर्थ में कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए। ध्यान दीजिएगा, विशेषण है, ठीक है। यहां पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी हैं। एक शब्द बेर और 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है, यानी यहां पर यमक अलंकार है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का अभ्यास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का, है ना। इसको अलग अलग कर दिए, एक मन का अर्थ है मन का माला का, और एक मन के मन से संबंध है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, वाक्य में प्रयोग करना ना, बातों बातों में ही झगड़ा बढ़ गया, रह रहकर वह उत्तेजित हो रहा था, लाल लाल आंखें देखकर सेनाएं डरने लगीं, सुबह सुबह टहलना, सुबह सुबह कोयल गाने लगी, रातों रात वह अमीर बन गया, घड़ी घड़ी की खबर वह मुझे देने लगा। तो ऐसे भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, ठीक है। कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। अब देखिए यहां पे विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात वसंत, देखो यहां पे वसंत, गात और पात ये शब्द विशेष्य हैं, है ना। विशेष्य कौन, जैसे हम कह दें काला घोड़ा, तो अब इसमें क्या है, काला विशेषण है और घोड़ा क्या है, विशेष्य है, क्योंकि घोड़े की विशेषता क्या है, काला है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, वो विशेष्य है।
क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी के विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, आपके समझने के लिए है, तो आप समझ लीजिएगा। कुछ करने को यहां पर दिया गया है। क्या करने को दिया गया है? वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कर लीजिएगा। आया वसंत है कविता ढूंढ लीजिएगा। शब्दकोश में वसंत शब्द के अर्थ देखिए, तो वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु और वसंत का अर्थ होता है निवास करता हुआ। वसंत माने बसता हुआ, निवास करता हुआ। तो शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियां भी मिल सकती हैं, तो उन्हें आप कॉपी में लिखिएगा। तो ये आपको करने के लिए बाकी शब्दार्थ हैं। बस आपका आज का चैप्टर फिनिश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे के सारे चैप्टर में ऐसे विधिवत करवा दूंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।